सो दिस वाज द टेस्ट, ओके, जो आपका यस्टरडे आपको दिया था मैंने, ओके, और ये उसका नेक्स्ट पेज है। अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और देखेंगे आंसर्स क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट दे आर सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इन सभी में से देखना पड़ेगा हमें। ओके, देखो जो BH4 नेगेटिव आयन है, इसमें क्या है, इसमें BH3 जो होता है उसमें जब हाइड्राइड आयन आके अपना डेटिव बॉन्ड बनाता है उससे बनता है ये। तो दिस इज दी हाइड्राइड आयन, ओके, तो यहाँ से डेटिव बॉन्ड बना है, तो इसमें तो डेटिव बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है NH4 पॉजिटिव आयन, इसमें भी डेटिव बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है NH3 में, उस लोन पेयर पे जब प्रोटॉन ऐड हो जाता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NH4, तो यहाँ पे ये डेटिव बॉन्ड होगा। ओके, उसके बाद कार्बोनेट आयन और ये बचा हाइड्रोनियम आयन। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, इसमें आपके पास स्ट्रक्चर होता है CO नेगेटिव, ओके, O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड हो, इसमें कोई डेटिव बॉन्ड नहीं है, नो डेटिव बॉन्ड, इसमें डेटिव बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल कौन सा था, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसमें भी डेटिव बॉन्ड है। कैसे, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं वाटर में, और जब इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड हो जाता है आके, तो H पॉजिटिव आयन एक लोन पेयर के साथ, एक लोन पेयर को के साथ बॉन्ड बनाता है, वो कैसे बनता है, दैट इज विद डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो आपके पास ऐसे बन जाता है डेटिव बॉन्ड, ये वाला डेटिव बॉन्ड बन गया प्रोटॉन के साथ। ओके, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड डेटिव बॉन्ड प्रोटॉन के साथ था, और यहाँ पे ये वाला डेटिव बॉन्ड था हाइड्रोनियम आयन की वजह से। ओके, तो इसका आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें डेटिव बॉन्ड कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपके पास, अब आपके पास इन्होंने पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम चेंजेस इन, किस किस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है। जब AlH3 होता है, इसमें एल्यूमिनियम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। ओके, बट जब ये हाइड्राइड आयन अकोमोडेट करवाता है अपने में, हाइड्राइड आयन जो है वो इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है, तो एल्यूमिनियम को अपनी हाइब्रिडाइजेशन एक बढ़ानी पड़ती है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल और अपने में काउंट करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट ये हाइड्राइड आयन को अकोमोडेट करवा पाए। तो इसमें जो आपके पास एल्यूमिनियम है, इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp3, तो इसमें तो चेंज हुई है। ओके, आगे H2O और हाइड्रोनियम आयन, इसमें चेंज नहीं हुई, क्योंकि देखो H2O में आपके पास जो लोन पेयर होते हैं वो ऑलरेडी इन दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़े होते हैं, ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वैसे ही इस ऑर्बिटल के साथ आगे ओवरलैप करवा लेता है, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बन जाता है। ओके, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp3 ही रहती है, नो चेंज। ओके, सिमिलरली अगले वाले में इसमें भी कोई चेंज नहीं आता अमोनिया से NH4 पॉजिटिव आयन बनने में, क्योंकि अमोनिया आपके पास, आपको पता है दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, इसमें जब प्रोटॉन ऐड किया जाता है तो वो यहाँ आके डेटिव बॉन्ड बना देता है। ठीक है, और डेटिव बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के हैं। ओके, तो इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन शुरू में भी sp3 ही थी। ठीक है, उसके बाद जब प्रोटॉन ऐड हो गया उस तब भी sp3 ही रही, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ओनली एल्यूमिनियम जो है ये वाला, जब AlH3 से AlH4 नेगेटिव बना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है अंडरलाइन किए हुए एटम की। ओके, तो दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस किया है। KF combines with HF to form KHF2, the compound contains this species, तो कंपाउंड में कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं। KHF2 की जब आयोनाइजेशन होती है, हमने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्पेशली क्वेश्चन पढ़ा था, तो देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ K पॉजिटिव आयन एंड HF2 नेगेटिव आयन। ओके, ये HF2 नेगेटिव आयन बनता है। ओके, इंस्टेड ऑफ, मतलब KHF2, KF और HF मिलके KHF2 जो बनाते हैं, इसमें आपके पास ये वाले दो आयंस होते हैं, K पॉजिटिव आयन एंड HF2 नेगेटिव आयन, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी। ये HF2 नेगेटिव आयन क्यों बना, HF2 नेगेटिव, ये वाला HF2 नेगेटिव,
ये कैसे बन पाया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लेक्चर में सारा डिस्कस किया हुआ है इसको। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आना था थर्ड का। फोर्थ, फॉस्फेट आयन की बात कर रहे हैं। इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड द पीओ बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली आर। फॉस्फेट आयन में आपको पता है रेजोनेंस होती है। मैंने क्या बोला था? रेजोनेंसेस के दौरान चार्ज स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, पहले फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन। और सॉरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंसेस कैसे हो सकती हैं? ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएं और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं, तब नेगेटिव चार्ज जो है वो इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। ठीक है, तब नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर इसके ऊपर गया यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में, वो तो फॉस्फोरस का था ना। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ? फॉस्फोर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, वो बॉन्ड बनाते टाइम फॉस्फोरस के पास चला गया। जब यहाँ पे बॉन्ड बना, एक इसके पास ही रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास चला गया ना इसमें, ये वाला। तो इसलिए हुआ क्या? इस ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म हो गया। ओके, एंड व्हाट यू विल गेट, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक, और ऐसे ही जैसे इस ऑक्सीजन और इस वाले डबल बॉन्ड में हुआ है, वैसे अब इस ऑक्सीजन और इस वाले डबल बॉन्ड में हो सकता है। फिर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन। सिमिलरली इसका और आगे हो जाएगा। तो इट मींस इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग रेजोनेंसेस आपके पास सभी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बारी बारी से घूमेगा। या ऐसा बोल लो कि ये जो -3 चार्ज, ये -1 -1 -1, ये जो -3 चार्ज होता है, ये चारों ऑक्सीजन पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। और सिमिलरली ये चारों बॉन्डों में थोड़ा थोड़ा ये डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ये जो चारों के चारों बॉन्ड है। और जो -3 चार्ज है वो पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड हुआ होता है, इन पूरे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो मतलब -3 चार्ज कितने ऑक्सीजन के ऊपर स्प्रेड हुआ पड़ा है? 4 ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपके पास ऑक्सीजन का ओवरऑल चार्ज कितना निकल के आएगा? -0.75। तो ऑन एन एवरेज ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -0.75। और बॉन्ड कैरेक्टर कितना है? एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 3 सिंगल बॉन्ड है। और ये डबल बॉन्ड घूम रहा है सभी बॉन्ड्स के ऊपर। ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन सभी के ऊपर घूम रहे हैं। तो मतलब टोटल 5 आपके पास कितने बॉन्ड बने? मतलब 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड तो हैं। और ये जो डबल बॉन्ड है वो इन चारों में, ये वाले बॉन्ड में, ये वाले बॉन्ड में, ये वाले बॉन्ड में और ये वाले बॉन्ड में, इन चारों बॉन्ड्स में ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ड्यूरिंग द रेजोनेंस। तो मतलब सभी बॉन्ड में 1+, और अगर एक बॉन्ड को 4 में डिवाइड किया जाए तो कितना बनेगा? 0.25। तो मतलब हर बॉन्ड में 0.25 कैरेक्टर जा रहा है इस डबल बॉन्ड का। तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.25 होगा, इस बॉन्ड का भी 1.25 होगा, इसका भी 1.25 होगा बॉन्ड ऑर्डर, और इसका भी 1.25 होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और जो पीओ बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? हर ऑक्सीजन के ऊपर ऑन एन एवरेज 0.75 नेगेटिव चार्ज है और बॉन्ड ऑर्डर है 1.25। ओके, कैसे पता लगा? बाय द रेजोनेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट दे आर सेइंग, in which of the following ionization processes the bond order has increased and the magnetic behavior has changed। ये कैसे पता लगेगा आपको? ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने पड़ेंगे सभी के। ठीक है, क्लियर? बट सभी के तो बनाने पॉसिबल नहीं है, तो कैसे किया जाएगा इसका? हाँ जी बोलो। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सॉल्व करोगे तो वहां से हो जाएगा। ठीक, बट इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैसे सॉल्व करके देखें। नाइट्रोजन N2 के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है ना। जब आपने इसको N2 पॉजिटिव बनाया तो इसमें से ये वाला बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बन जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बॉन्ड हाफ।
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर था 3, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है जब ये चेंज किया बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है। अब C2 में देखते हैं, C2 के केस में, इसके केस में C और C के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बनाना ही पड़ेगा मेरे को, वो बनाने पड़ेंगे आपके पास, ठीक। या नोट से ले लेते हैं, वेट मैं नोट से उठा लेता हूँ इनको, इनकी जो वैल्यूज हैं ये नोट से उठा लेते हैं। वो जो टेबल सा चाहिए ना हमें, जल्दी से उन वहां ले आते हैं, ये वाला, ठीक है। अब C2 के केस में क्या होगा, वो मेरे को इरेज करने दो। वेट, लेट मी पिक इट लाइक दिस। तो अब इसके केस में बनाते हैं, तो ये बन गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन से शुरू करते हैं दोबारा। नाइट्रोजन में 1s2, वेट इसको थोड़ा सा, नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन के केस में ऑर्डर यही रहता है पैटर्न 2 1 2 1 का ही, ठीक। टोटल नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे N2 में, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो भर दो, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 भर दिए। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 4 8 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय, एंटी बॉन्डिंग 4 है नॉट 6, एंटी बॉन्डिंग 4 है डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आया 6/2 3, ओके क्लियर। अब N2 पॉजिटिव में क्या होगा, N2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, दैट विल गो फ्रॉम हियर, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये लास्ट वाला, इसमें एक ही रह जाएगा। तब बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 9 - 4/2, दैट विल बी 5/2, दैट विल बी 2.5, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें डिक्रीज हो रहा है, ओके ऐसे एक्सप्लेन कर लो। नेक्स्ट, अब इसमें बात करते हैं ये वाले में, C2 वाले में। तो अब इसके केस में भी यही वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज होता है। तो C2 में कितने होते हैं, C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 कार्बन के, 6 दूसरे कार्बन के, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भर दो, 2 4 6 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हियर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बने इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें बने हैं 2 4 और 4 8, 8 - 4/2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बना 2, ठीक। बट C2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, 12 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक। वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा, लास्ट वाले में से, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया। तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 7 - 4/2, 1.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसके केस में भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, इसके केस में भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करनी है हमने, NO एंड NO पॉजिटिव में। NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, NO में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 नाइट्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यही मान लेते हैं हम, ठीक है क्लियर। तो आपके पास क्या होगा, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरो, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 8, दैट्स इट 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 एंड 1 5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बना 3/2 1.5। बट जब ये NO पॉजिटिव बनेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तब NO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ये उड़ जाएगा, ओके। ये लास्ट वाला जो आपका एंटी बॉन्डिंग इसमें था वो उड़ गया,
एंटी बॉन्डिंग कम होने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा अब, 8 - 4, एंटी बॉन्डिंग एक कम हो गया, तो ये बना 4/2 2। तो इट मीन्स इसमें क्या हुआ, इसके केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने पे। ओके, और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑक्सीजन वाला, इसको भी देख लेते हैं। इसके केस में क्या है, इसके केस में पहली बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दूसरा बनेगा। कौन सा बनेगा, उसके केस में यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 2 1, ये वाला सीक्वेंस नहीं होगा यहाँ पे, इसकी जगह ये सीक्वेंस होगा। ओके, और बाकी नीचे वाला सीक्वेंस तो सेम ही रहना है, ये वाला। तो ऑक्सीजन के केस में आपके पास O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के 8, दूसरे के भी 8, टोटल बन के 16। तो इसके केस में भरो जरा इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, 8 के बाद 10 11 12 13 16। तो O2 के केस में आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी, ये बनेंगे 2 4 6 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, एंटी बॉन्डिंग कितनी है, 6/2। तो बॉन्ड ऑर्डर बन गया 4/2 2। जब ये O2 पॉजिटिव बनेगा तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा ना एंटी बॉन्डिंग वाला, ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, पाई स्टार वाले होते हैं। ओके, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जाने पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, 10 - 5/2, दैट विल बी 5/2, दैट विल बी 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 अच्छा है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 अच्छा है, 2.5 अच्छा है। इट मींस इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इंक्रीज, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज। बट और उन्होंने क्या पूछा है, मैग्नेटिक बिहेवियर किस में चेंज होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर भी दोनों में चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, √n × n+2 होता है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो दोनों के केस में मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसके आंसर में ये दोनों बन सकते हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी करा तो वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या था, इन जीनन डाइफ्लोराइड, जीनन टेट्राफ्लोराइड, जीनन हेक्साफ्लोराइड, जीनन के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे रिस्पेक्टिवली। जीनन डाइफ्लोराइड के केस में ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, और जीनन टेट्राफ्लोराइड के केस में सीसॉ स्ट्रक्चर इज देयर, सीसॉ स्ट्रक्चर ऐसा आपके पास बन जाएगा दिस। और जीनन हेक्साफ्लोराइड में नहीं, सीसॉ नहीं होता, वेट 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 वेट, गलत बना गया, इसमें जीनन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है। और जीनन हेक्साफ्लोराइड के केस में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और एक लोन पेयर भी होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है। ठीक, तो आपके पास अब देख लो जीनन के ऊपर कितने कितने लोन पेयर बच रहे हैं, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, 3-1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 7th, the hybridization of atomic orbitals of nitrogen in NO2 positive, NO2 negative and ammonia। कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है NO2 पॉजिटिव के केस में, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन होती है sp, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। NO2 नेगेटिव के केस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है लाइक दिस, तो इसके केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 नाइट्रोजन की। और अमोनिया में तो आपको पता ही है, ये तो बड़ी बार कर चुके हैं। अमोनिया बना कैसे होता है, अमोनियम आयन कैसे बना था, सॉरी नॉट अमोनिया, अमोनियम आयन है यहाँ पे। अमोनिया में जब आप H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस अमोनियम आयन। इसमें आपके पास नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। तो NO2 में sp, NO2 पॉजिटिव में sp, इसमें sp, NO2 नेगेटिव में sp2, और अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। तो आपके पास ऑप्शन कौन सी बनी, ऑप्शन नंबर बी। 8th, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट 1.5 डिबे है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी भी 1.5 डिबे ही बनेगी। अब पूछोगे कैसे, देखो जो 3 एक्स्ट्रा आपने क्लोरीन ऐड की है, इसके केस में एक क्लोरीन था, इसमें आपने इसकी डायपोल मोमेंट इधर को, इसकी इधर को, इसकी इधर को, और ये इन तीनों का जो ओवरऑल आएगा दैट विल बी जीरो, ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों, तो बचेगा फिर भी इसकी डायपोल मोमेंट इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग ही आएगी, तो कितनी आएगी 1.5 डिबे। ओके, क्योंकि जो 3 एक्स्ट्रा क्लोरीन लगे हैं क्लोरोबेंजीन में, ये वाला और ये वाला, ये तो आपस में ही एक दूसरे की डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, क्योंकि ये तीनों ट्रायगोनल प्लेनर में आ रहे हैं, तो इसकी डायपोल मूवमेंट इधर को, इसकी इधर को, इसकी इधर को, इन तीनों का जो ओवरऑल सम आएगा दैट विल बी जीरो। तो बस एक क्लोरीन, ये वाला जो क्लोरीन है, इसके अकॉर्डिंग डायपोल मूवमेंट आएगी, तो डायपोल मूवमेंट 1.5 ही आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होनी चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, और आइसोस्ट्रक्चरल भी होनी चाहिए। सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक ढूंढते हैं। NO3 नेगेटिव और कार्बोनेट, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। कैसे, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, नाइट्रोजन के 7, 3 ऑक्सीजन के कितने हैं 3 इंटू 8, और एक नेगेटिव चार्ज +1, कितने बन गए इसके, टोटल बन गए 32, और इसमें भी 32 ही बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 17 क्लोरीन के, 3 इंटू 6 ये ऑक्सीजन के हो गए, और एक नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा है, तो आपके पास टोटल बन गए 18 प्लस 18 36, इसके 36 हैं। और SO3 के कितने हैं, SO3 के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सल्फर के टोटल 16, और 3 ऑक्सीजन के 3 इंटू 8, यहाँ पे भी तो 8 ही आना था, ऑक्सीजन के 6 कैसे ले लिए, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे बनेगा टोटल 42 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हैं 16 प्लस ये बन गए 24, दिट इज ऑल्सो, नो इट इज 40, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन 40 हैं। तो अब देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी हुई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये दोनों ही बन रही हैं। ठीक, तो आइसो स्ट्रक्चरल कौन सी हुई, मेरे को लगता है कहीं गलती बड़ी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना, हेलो जस्मीन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखते। हाँ, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, यहाँ पे गलती डाल दी मैंने। ठीक है, तो दोबारा से करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे NO3 नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, और ऑक्सीजन है कितने 3, और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 18 प्लस 1, टोटल बन गया 24 इलेक्ट्रॉन, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। कार्बोनेट आयन में कितने होंगे, कार्बन के कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन के 6 इंटू 3, और एक एक्स्ट्रा, और 2 एक्स्ट्रा हैं, तभी तो 2 नेगेटिव चार्ज आया, तो 4 प्लस 18 प्लस 2, इसके भी बन गया 24 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ClO3 नेगेटिव, ये क्लोरेट आयन है। क्लोरीन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 इंटू 3, और एक नेगेटिव +1, तो कितने बन गए 8 प्लस 8 कैसे हो गया ये, अच्छा 7, 7 प्लस 18 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी 26, यस। और नेक्स्ट है SO3, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 3, ये बन गए 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बन गए इसमें 6 प्लस 18 24। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नंबर किसमें सेम है, इसमें, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आ रहा है। ओके, तो अब इनकी तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव आयन, इसमें स्ट्रक्चर बनेगी नाइट्रोजन की, कैसे बनेगी, नाइट्रोजन एक के साथ बनाएगा डेटिव बॉन्ड, एक के साथ बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ओके, और एक के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, लाइक दिस। तो इसके केस में नाइट्रोजन के अराउंड शेप कौन सी है,
कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? हाइब्रिडाइजेशन छोड़ो, 3 सिग्मा बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं है, बस एप्पल थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप कौन सी बनेगी? ट्रायगोनल प्लेनर। इसकी शेप बनी ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, अब नेक्स्ट कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव, इसकी शेप कौन सी बनेगी ये भी देख लें। CO नेगेटिव इस साइड, एक O नेगेटिव एक साइड। ओके, और ये डबल बॉन्ड हो, इसकी शेप भी ट्रायगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि कार्बन के राउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए आपके पास और कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के ऊपर, ये इसके लिए भी ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये दोनों हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल। तो आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ही है, दिस इज द आंसर। ओके, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, the molecule BF3 and NF3 both covalent compounds, but BF3 is non-polar and NF3 is polar. Give reason। क्योंकि BF3 प्लेनर है, BF3 की शेप कौन सी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। तो तीनों डायपोल मूवमेंट, ये जो तीनों बॉन्ड्स की डायपोल मूवमेंट होती है, ये कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसके लिए म्यू इक्वल टू 0 आ जाता है, इसलिए ये ओवरऑल नॉन पोलर है। ओके, और आपके पास NF3 के केस में एक लोन पेयर होता है, इसकी शेप जो है वो रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इन तीनों बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट इधर को है, इन तीनों का जो सम है वो ऐसे बनेगा नीचे को, और लोन पेयर की डायपोल मूवमेंट ऊपर को है। बट लोन पेयर की जितनी डायपोल मूवमेंट आएगी और जो तीनों बॉन्ड की मिला के डायपोल मूवमेंट आई है, वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगी, तो इसकी डायपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू होएगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? तो ये इसलिए ये ओवरऑल पोलर होगा, दिस विल बी पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? इसका रीजन ये है, ये वाला, कि जो BF3 है उसकी प्लेनर शेप है और NF3 की जो शेप है वो पिरामिडल शेप है, इसलिए जो BF3 है उसके केस में जो तीनों डायपोल मूवमेंट है वो आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं, बट NF3 के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है। ओके, और ऊपर से लोन पेयर है, क्लियर? तो इसमें डायपोल मूवमेंट्स कैंसल आउट नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास 12th, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन C2 नेगेटिव आयन, C2 2 नेगेटिव आयन, इसमें कितने बॉन्ड होंगे और कितना नंबर होगा? इसके लिए वही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, दिस इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, तो C2 नेगेटिव आयन के लिए देखें कितना बनेगा। C2 नेगेटिव आयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल? कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक के ऊपर 6, दूसरे पे भी 6 और 2 एक्स्ट्रा हैं, 2 नेगेटिव का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं आपने? 6 + 6 + 2 इट इज इक्वल टू 14। तो 14 फिल कर दो, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो अब आपको दिख रहा है इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 10 - 4/2 6। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन भरते टाइम देखो, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, इनमें से 2 जो हैं वो पाई वाले में गए हैं, एक जो है वो सिग्मा वाले में गया है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 6/2। सर सर गए फिर सर जी सर जी फिजिक्स की क्लास में लगांदा हुन्ना
की मैं क्या तू हिस्ट्री क्लास नहीं आंदा फिजिक्स दी आहो मैं छड्डती मुझे किधर लाई फिर मैं कितने नहीं मैं आपको ही करदा ओके सर नु बुलाओ कोई बंदे सर जी सर अगे क्वेश्चन ऐसे बात है ना कुछ नहीं होना वाई फोन करा मैं देख ला करके चल ठीक तनवीर तू तो ज्यादातर मुझसे लाइव होया ही इंस्टाग्राम पे है मुझसे वाला लाइव होया इंस्टाग्राम पे तो जा देख उन्हें जाके होया ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੈਗਾ आओ लाइव चलदा पे ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ तो स्टूडेंट्स कनेक्शन लॉस्ट हो गया था तो इसलिए दोबारा से शुरू कर रहा हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखो और उससे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे दैट विल बी कम्स आउट टू बी 10-4 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब क्या है कि आपके पास C2 नेगेटिव के केस में दो कार्बन जो हैं वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, यू नो दैट। ओके, सिग्मा एक ही बन सकता है हमेशा। जब भी अगर मान लो किसी के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई होते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होगा। ओके क्लियर। और वैसे अगर आपने यहाँ से भी देखना तो यहाँ भी दिख रहा है, देखो जो इलेक्ट्रॉन पाई वाले में गए हैं, जो पाई 2px और पाई 2py में, वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए गए होंगे, और जो सिग्मा में गए हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए गए हैं। और यहाँ पे जो सिग्मा 1s है और जो सिग्मा स्टार 1s है, इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन एक दूसरे की कैंसिल आउट कर दी, तो ये बॉन्ड बनाने में नहीं गए, ये भी बॉन्ड बनाने में नहीं गए। मेनली जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुए हैं वो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्योंकि इन्होंने आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया था। ओके, बस इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बना है। कितना बॉन्ड बना है? ट्रिपल। उनमें से दो जो होंगे दैट विल बी पाई बॉन्ड एंड वन विल बी द सिग्मा बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। उन्होंने पूछा है विच स्पीसीज विल हैविंग द पिरामिडल शेप। मैंने इन सभी की शेप बना के देख ली है, दिस 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 एंड दिस। कैसे बना सकते हो? वेस्टेपर थ्योरी का यूज करके आप शेप बना सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि एक ही शेप है ये वाली OSF2, इसकी जो शेप है दैट इज पिरामिडल शेप। ये पिरामिडल शेप है क्योंकि इसमें सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर आ रहा है, वन लोन पेयर, और इसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर हैं। मैंने बोला था डबल बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है आपने, ठीक है। और शेप को पाई बॉन्ड इफेक्ट नहीं करते, इसको एक सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट करना है बस। तो आपके पास इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे सिग्मा वाले और एक लोन पेयर था, जिसकी वजह से इसकी शेप कौन सी बनी है? पिरामिडल। ओके, तो पिरामिडल शेप का उन्होंने मॉलिक्यूल पूछा था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है which of the following statement is the incorrect? The formation of ionic compound depend upon the ease of formation of positive and negative ions from the respective neutral atoms। ये तो बात ठीक है बोली इन्होंने। Formation of ionic compound depend upon the arrangement of positive and negative ion in the solid। अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ओके चलो पहले अगली भी क्वेश्चन देख लें। अरेंजमेंट पे कोई डिपेंडेंस थोड़ी ना होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे, चाहे वो ऐसे बड़े हों चाहे वो ऐसे बड़े हों। ओके, होनी तो अट्रैक्शन ही है, तो अरेंजमेंट का तो कोई डिपेंडेंस पड़ा ही नहीं हमने। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल दैट ऑफ नेगेटिव आयन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो वैसे तो बी भी गलत ही लग रहा है और सी भी गलत ही है,
तो बट मेजरली जो मेजर गलती है वो कौन सी है, वो सी है। ओके, क्योंकि ये तो सरासरी मतलब गलत बोल दिया ना इन्होंने। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी, हालांकि बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द सॉलिड इज नॉट, मतलब अरेंजमेंट इतना मैटर नहीं करता। ओके, बट इनमें से मेजरली हम अगर दोनों में से सिलेक्ट करना हो, ज्यादा रॉन्ग क्या है, वो ये है सी। नेक्स्ट 15th, in which of the following pairs the molecule or ion both the species are not likely to exist, जो exist ही नहीं करता। exist कौन नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। और बॉन्ड ऑर्डर 0 किसका आता है, He2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, ठीक है, और He2, इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। ठीक है, कैसे आता है और बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का यूज करो। ये रहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे अगर मैं बात करूं S2+2 में, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई भी नहीं, 0। तो भरोगे क्या यहाँ पे, कुछ नहीं भरोगे, तो इट मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं। और He2 में देखें, He2 के केस में 2 हीलियम है। एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में भी 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करके देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, 2 2 4, ठीक है, फिल हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बना, 2 बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग है, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0। तो इसलिए He2 के केस में बॉन्ड बनेगा ही नहीं, दोनों हीलियम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, नो बॉन्ड इज देयर, दैट्स व्हाई He2 फॉर्मेशन and H2 2+ फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। 16th एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका टेस्ट में था, द मॉलिक्यूल XY2 contains 2 sigma bond and 2 pi bond and a lone pair of electron in the valence shell of X, मतलब X के ऊपर एक लोन पेयर है और 2 पाई के साथ ये ऐसे जुड़ा होगा, तभी तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, ये दोनों पाई हैं। ठीक, द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज, अरेंजमेंट कैसा होता है, मैंने क्या बोला था, शेप में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर देखने हैं। तो एक्स के अराउंड 1 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, बट जब एक लोन पेयर हो तो लोन पेयर तो को तो शेप में कंसिडर नहीं करते। ओके, तो ये लोन पेयर आपने शेप में कंसिडर नहीं करना। ओके, बट इन्होंने शेप पूछी कहाँ है, इन्होंने सिर्फ अरेंजमेंट पूछा है, अरेंजमेंट में ज्योमेट्री बतानी है, तो ज्योमेट्री ये रही, ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, और अगर यहाँ पे शेप पूछी तो शेप कौन सी है इसकी, शेप इज बेंट या वी शेप बोल सकते हो। ओके, ज्योमेट्री पूछी थी, ज्योमेट्री कौन सी है, ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि जो लोन पेयर है वो भी ज्योमेट्री को इफेक्ट करता है ना। ओके, ये जो ट्रायगोनल प्लेनर कैसे है, ये बन रहा है ना ट्रायंगल, इसकी वजह से। और बनी क्यों ऐसे, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर थे प्लस 1 लोन पेयर था, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस असाइनमेंट। ओके,